सगला दोस्तान ने राम राम। चालू करा अपना संस्कृत को काम। दोस्तों आज हम संस्कृत के 30 बहुत हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे। कुछ अच्छे प्रश्न हैं जो दोबारा भी आ सकते हैं और कुछ नॉर्मल प्रश्न भी हैं इनमें से। ठीक है, तो पहले प्रश्न पर देख लीजिए आप क्या बात है इनमें। देखो काम कहाँ पर आएंगे तो ये तो आपको पता ही है। देखो BTC में 30 प्रश्न आते हैं, रेट में भी 30 प्रश्न आता है। आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी काम आ सकते हैं। अगर आप BA में तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी संस्कृत व्याकरण काम आती है। जहाँ जहाँ पर संस्कृत व्याकरण का सब्जेक्ट ऑप्शनल मिलता है आपको या आपका अनिवार्य सब्जेक्ट है, 10वीं क्लास में भी 9वीं क्लास में भी ये चीज़ काम आ सकती है, तो बहुत जगह पर काम आती है। तो देखो अभी हम बात करते हैं सीधे प्रश्न पर और पहला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखितेषु उच्चारण स्थानम नास्ति। इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान नहीं है? देखिए तालु जानु नासिका और दंता कौन सा नहीं है? हम जानते हैं कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ नासिका और एक शिरस और एक अपना उपोदमान्या। ठीक है, कुल ये जो 7 या 8, ठीक है, विवाद इसमें तो आप मान लो कि 7 है ना, कुल 7 उच्चारण स्थान है। उनमें से आपने जानु कभी नहीं पढ़ा होगा। जानु मतलब घुटना, घुटना क्या उच्चारण स्थान है? नहीं है, तो ठीक है इसको कट कर दो, तो ये इसका ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। तुल्य स्थानाम वर्ताम वर्णानाम समूह अस्ति। अब देखिए जो इसमें सही जो दे रखा है ना, अखो विसर्गा जैसे जबगड़दा और ऋतु रसाम और अच प्रत्याहारम अंतर्गत वर्णा। ठीक है, अब इनमें से आपको क्या देखना, तुल्य स्थान है, इनके समान स्थान वालों को ढूंढना है। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप इस प्रश्न को अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए क्योंकि मेरे उच्चारण में बहुत मिस्टेक रहती है, मैं मानता हूँ, फिर भी आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। आराम से देखने का टाइम देता हूँ, फिर आप इसके उत्तर बताइए। बिल्कुल, हमको पता है कि ऋतु लक्षणानाम नहीं होता, ऋतु लक्षणाम होता है, ऋतु लक्षणाम नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ये उत्तर ये सही है। ठीक है, अब देखो बाकी पे चर्चा कर लेते हैं। अको वर्षिजना नाम कंठा, तो सही है इसका, सभी एक साथ जैसे हैं। जब गड़द, तो देखो ये भी तीसरा, 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 तो ये भी कौन सा अपना वर्ण है? तीसरे वर्ण है, तीसरा वर्ण समूह है। ठीक है, अच प्रत्याहार अंतर्गत वर्णा और अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। कौन कौन से? स्वर, क्या अच मतलब स्वर, और ये वर्णों के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। और ये समान नहीं है, कैसे है? क्योंकि जो री की जगह पे यहाँ पर क्या होना चाहिए? लरी होना चाहिए। अगर ले आता है तो ये सी हो जाता है। ठीक है, ये पर बात कंप्लीट हो गई। अगली बात करते हैं, अशुद्ध प्रयोगम अस्ति। यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग कहाँ पर कर दिया गया बताइए? मुर्दा का मूर्धन्य, जीवा मूलम जीवा मूल्य और ओष्ठ का ओष्ठ्य, तालु का तालव्य, कहाँ पर अशुद्ध प्रयोग कर दिया गया? बिल्कुल, मुर्दा का मूर्धन्य नहीं होता, मूर्धन्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अशुद्ध प्रयोग कर दिया गया। आगे देखो अगला प्रश्न को देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है अपना अगला प्रश्न। उच्चारणम स्थानम अभ्यंतर यत्न च, जो अभ्यंतर प्रयत्न है उच्चारण स्थान के, उनमें से येषाम वर्णानाम परस्परम समानम भवति, जो वर्ण एक दूसरे से समान होते हैं, तेषाम वर्णानाम संज्ञा इयम भवति, उनको इनमें से कौन सी संज्ञा के नाम से जाना जाता है, कौन सी संज्ञा होती है जो समान होते हैं उनमें? बिल्कुल हम जानते हैं, समान मतलब सवर्ण और सवर्ण मतलब सवर्ण संज्ञा। ठीक है, तो बिल्कुल कभी कभी क्या है, बहुत साधारण से प्रश्न होता है और हम क्या होता है उसमें अटक जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अगला अपना 5वां प्रश्न है, तृतीया विभक्ति एक वचन राम शब्द, उसका रामायण जो रूप होता है उसी प्रकार से फल का कौन सा रूप होगा? फल शब्द शिर किम रूपम, फल का कौन सा रूप हो जाएगा उसी प्रकार से? बताएं मुझे।
अच्छा, ये तो आप काट दोगे कि फलीना और फालेन, पर आपको फ्लेन और फ्लेन में से एक चूज करना है। ठीक है, इसमें से चूज कर लीजिए आप, कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टेक हो जाए कहीं आपसे। बिल्कुल प्लेन से हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो राम है तो रामायण क्यों हुआ? यहाँ पर रे की वजह से हुआ। और जहाँ भी री रे और ये से, देखो लिख देता हूँ 1 मिनट में यहाँ पर। एक तो री और ये रे और ये की से, ये जहाँ पर भी आ जाए और उसके बाद में आने वाला न में चेंज हो जाता है इस न में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बिल्कुल समझ में आ गई बात आपके। तो अगले प्रश्न पर चले। रामाभ्याम इति रूपम भवति। देखो रामाभ्याम जो शब्द है ये कौन कौन सी विभक्ति में चलता है, इसके आपको उदाहरण या रूप या विभक्ति के नाम बताने हैं आपको। बताओ जल्दी से। अच्छा, आपने सबने वो पढ़ा होगा ना राम शब्द अच्छे से, और आपने देखा होगा कि रामायण रामाभ्याम रामे तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामबे चतुर्थी, रामाय रामाभ्याम रामबे पंचमी। मतलब रामाभ्याम 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 कंटिन्यू 3 बार आया, तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में आया, और बीच वाली लाइन अर्थात द्विवचन में आया। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ये देखो, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और इसमें द्विवचन में आया, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। बिल्कुल, अत्र सप्तमी विभक्ति रूपाणाम समूह विद्यते। इनमें से आपको सप्तमी विभक्ति का जो समूह रूप है वो बताना, किसमें सप्तमी विभक्ति है। बताइए जल्दी से। रामेषु फले सर्वस्मिन् लोकयो, या फिर राम रमे लते सर्वे, या फिर चौथा है रामेषु रमासु लोकेषु प्रजासु, या फिर चौथा ऑप्शन है फलेषु लतासु पुस्तकायो और लतायो। तो बताइए जल्दी से इसमें से कौन सा होगा। 2 मिनट के लिए आप आराम से सोच कर फिर उत्तर दीजिए इसका। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस लेवल के प्रश्न आते हैं तभी जाकर मज़ा आता है पेपर का। बिल्कुल दोस्तों, जैसे राम का रामेश्वर हो जाएगा, ठीक है, उसी प्रकार देखो फल शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में क्या होता है? प्रथम 2 विभक्ति जो होती है वो समान चलती है, फिर बाकी की 5 जो विभक्तियाँ होती है बिल्कुल पुल्लिंग की तरह चलती है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फिर फलेन हो जाता है। जैसे राम में है तो फल का भी फले हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाता है। और सर्व शब्द का सप्तमी विभक्ति में सर्वस्व होता है, और लोक का लोकयो होता है। जैसे रामयो वैसे ही लोकयो, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट। तो अब अगले प्रश्न पर चर्चा। 8वां प्रश्न देखो, बहुत शानदार प्रश्न है। राम रावणम हन्ति इदम वाक्यम अस्ति। ये कैसा वाक्य है? बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, क्योंकि दोस्तों राम, ठीक है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, रावणम कर्म में द्वितीय विभक्ति, हन्ति हन्ति मूल शब्द है हंत, और इसकी जो प्रथम पुरुष एक वचन के साथ जो क्रिया प्रयोग होगी वो हंती होगी, तो बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, आगे देखो। अति इत्यस्य अर्थो अस्ति। अब अति का आपको अर्थ बताना है, इसमें से कौन सा होगा? वदति यानी बोलना, नहीं होगा। खाद्य खाना, नहीं होगा, खाने से इसका कोई संबंध नहीं है। अत्यल्पम, यह अति बता रहा है, मतलब अधिक के लिए बात चल रही, तो अत्यधिकम इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी दोस्त को? हो तो कमेंट करना जल्दी, है ना। आगे देखो। धू धातु लट लकार है प्रथम पुरुषस्य एक वचनम रूपम अस्ति। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये धू धातु है ना, ये आपको शायद याद कर लेना चाहिए। एक तो भू धातु और एक धू धातु। बहुत प्रश्न आते हैं, कई बार आ चुके हैं, तो मुझे बताइए कौन सा हो जाएगा इसका रूप? उत्तम पुरुष एक वचन भवानी, भवानी इसका लोट लूप, इस लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में भू धातु का रूप है। ठीक है, आगे बहुत शानदार व्याकरण का प्रश्न है। ये कितनी बार आ चुका है एग्जाम में, ये जरूर याद कर लेना है। जो प्रत्यय का जो सूत्र है ना, विच्छिन्नम इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय विवरणम
इत्यतम, इसमें जो आपको प्रकृति और प्रत्यय का सही जो विवरण दिया गया है उनमें से आपको चुनना है। ठीक है, विच छिद न बिल्कुल गलती है क्योंकि संधि हुई है, मूल शब्द को चुनना है। यह विच और का कोई अर्थ ही नहीं निकलता और नए कोई प्रत्यय होता है नहीं, हम जानते हैं। वी धन छिद धन कत, ठीक है, इसको पहले छोड़ो, इसमें कोई गलती नहीं लिख रही। ठीक है, इसको देखो, विच विच वैसे कोई धातु नहीं होती, इसको छोड़ो। वी तन छिन जन कत, हो तो छिन कोई धातु नहीं होती है। धातु हमेशा कैसी होती है, लगभग ये हलंत वाली धातु होती है, तो ये भी नहीं है। अब दूसरा ही बचा, तो दूसरा ही उत्तर है अपना। तो ठीक है, दूसरा देखो, विधन छिदन कत, वी और छः के योग में चे का आगम होता है, आपने पढ़ा होगा चे का। जब छः के साथ में किसी स्वर की संधि होती है तो वो क्या होता है, चे का आगम होता है। फिर यहाँ पे विच्छेद हो गया, और जो द है ना, आगे देखो कत है, कत का क्या शेष रहता है, त शेष रहता है। और जब ये त शेष रहता है और पीछे द है, तो ये त जो सबसे पहले न में चेंज होगा, और ये द है ये भी न को देकर न में चेंज होगा। तो इस प्रकार ये पूरा शब्द क्या बन जाएगा, विच्छिन्न। ठीक है, कंप्लीट काम। अगला प्रश्न देख लो। ल्यूट प्रत्ययंता शब्दा संति, ल्यूट प्रत्यय वाला शब्द बताइए, भैया वाले शब्द बताइए। ठीक है, देयम गेयम पेयम। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर भी ये प्रत्यय ये आता है, बीच में ये प्रत्यय आता है, तो वहाँ कौन सी धातु होती है। देखो देयम, या तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रहा है यद धातु है। ठीक है, गेयम इसमें भी यद धातु है। पेयम पिप, और पे के योग में कौन पे वर्णांत या पे वर्गांत शब्दों के अंत में कौन सी प्रत्यय होता है, अनित प्रत्यय होता है। परंतु यहाँ पर जो पा है, पा मूल शब्द है और अंत कौन सा स्वर से हो रहा है, तो फिर यहाँ पर भी यत ही प्रत्यय होता है। ठीक है, आगे देखो, कार्यम, यहाँ पर भी री नीचे है तो अनित प्रत्यय। हार्यम, यहाँ पर भी री नीचे है तो भी अनित प्रत्यय, और धार्य में भी अनित प्रत्यय। गमनम पठनम हरणम, आपको पता है ल्यूट में क्या शेष रहता है, ल्यूट में अन शेष रहता है, और ये नपुंसकलिंग में चलता है। तो नपुंसक में क्या होता है कि पीछे मैं जुड़ जाता है, तो अनम शेष रहता है। ठीक है, अब मुझे ढूंढ के बताइए कि अनम कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। गमनम पठनम हरणम इसमें ही आ रहा है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन कंप्लीट है अपना। एक मिनट, अब अगला देखो, मधुवरी। मधुवरी अत्र संधि विधायकम सूत्रम अस्ति, सबसे पहले इसमें संधि बचाओ, संधि कौन सी है, मधुधन अरि। ऊ का क्या हो रहा है, वह हो रहा है, और ऊ का वह कब होता है, यह संधि होती है तब। और यह संधि का सूत्र क्या है, इको यनिची। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, समझ में आ गई चीज आपके। ठीक है, अब आगे देखो, गुण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, गुण संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है। दोस्तों आपने दो सूत्र पढ़े होंगे, एक तो होता है आद गुण और एक होता है अधेंग गुण। ठीक है, इको गुणवर्धी, ये तो कोई सूत्र ही नहीं होता। ठीक है, आपने पढ़ा भी नहीं होगा, और वो तो गुण वचनात् ये भी नहीं है। एक तो होता है आद गुण, एक होता है अधेंग गुण। दोस्तों अधेंग और इधर भी संज्ञा, ये दोनों के उच्चारण स्थान सेम हो रहे कि नहीं हो रहे, ये अंग और ये ज्ञा, अंग और ज्ञा, तो आपको लग रहा है संज्ञा सूत्र है। और आद गुण, आद गुण किसका है, फिर बच्चा कौन रहता है, संधि, तो आद गुण किसका है, संधि सूत्र है गुण संज्ञा का। ठीक है, गुण संधि सूत्र आद गुण, गुण संज्ञा सूत्र अधेंग गुण, कंप्लीट काम। ठीक है, आगे देखो, बहुत शानदार प्रश्न, एचो अयावयाव इत्यस्य सूत्र उदाहरणम अस्ति, इस सूत्र का उदाहरण बताइए आप। तो अब आप इसका उत्तर निकालिए। देखो, हर एक शब्द पर चर्चा करते चलते हैं। पहले दूसरे इसको देखिए, लघुधन आकृति यण संधि, देवोदार्यम, देवधन औदार्यम, कौन सी संधि है, वर्धी संधि, दो मात्राएं ऊपर वर्धी संधि की पहचान है। तवदन अवैधकम, अवैधम, और जब दो मात्रा आ जाए ऊपर कौन सी संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, बचा कौन सा, तव भाव भी। देखो ये जो आव आ रहा है ना, इसमें भी देख लेना, ऐ
अव, आई और आव, तो इसमें भी आव आ रहा है, तो यही है। ठीक है, विच्छेद करेंगे तो अपी पीछे से अलग निकल जाएगा। और आगे देखो, ताऊ बहु, ताऊ बहु, अव की मात्रा इस पर आ जाएगी। ये भी कंप्लीट अपने। अगले देखो, संधि दृष्टिया शुद्धम पदम अस्ति, संधि की दृष्टि से शुद्धम पद कौन सा है? बिल्कुल, देखो लघुधन उत्तर और लघुधन उत्तर ओ मिलेगा तो हसु सुर रह ही नहीं सकता, छोड़ो। ये भी देखो लघुधन उत्तरा तकम, ठीक है, तो ये भी सही है। अब देखो इसमें भी हलंत आ गया, सॉरी हर्ष सुर आ गया, ये भी नहीं होगा। लघुधन, ये देखो ये भी नहीं होगा क्योंकि संधि भी कर दी और ऊ को वापस दे दिया, तो कौन सा दूसरा इसी होगा। सरल प्रश्न है। आगे देखो, बहुत शानदार प्रश्न, कितनी बार आ चुका है, रीट में आ चुका है, बीएसटीसी में आ चुका है। देखो, श्रीमत शरत चंद्र इत्यत्र संधि भवती, बताइए जल्दी से, कहाँ से शब्द है प्रश्न, तो पर बताइए आप। बिल्कुल, जिन दोस्तों ने भी दूसरा ऑप्शन चुना वो बिल्कुल सही है। देखिए श्रीमत, श्री, और देखो से को देखकर ते चे में चेंज हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ते है, ये वापस चे में चेंज हो गया, तो क्या शब्द क्या बना, श्री मच्छर चंद्र। अब श्रीमत शरद चंद्र को श्री मच्छर चंद्र बना दिया, संधि है वैसा कुछ भी हो सकता है। अब आगे देखो, लक्ष्मी छाया इत्यत्र संधि जायते, चरित्र संधि है इसमें, बताइए मुझे जल्दी से इसमें कौन सा होगा। च का आगम कहाँ पर हो गया वो देख लो। बिल्कुल यहीं पे हो रहा, लक्ष्मी छाया, च का आगम यहीं पे हो रहा है। यहाँ पर लक्ष्मी छाया भी दे रखा और लक्ष्मी छाया भी दे रखा, पर ऐसा नहीं होता, जहाँ संधि होती है वहाँ होती ही है। ये देखो, लक्ष्मी छाया का आगम तो होता ही नहीं, और लक्ष्मी को छोटा कर दिया, ऐसा होता ही नहीं, तो फिर एक ही बचा अपने पास, लक्ष्मी छाया वाला शब्द, ठीक है। तो देखिए, बहुत शानदार प्रश्न, सूत्र अच्छे से याद करनी चाहिए संस्कृत में। अगर आपको सूत्र आते हैं तो आप संस्कृत में कहीं नहीं टकते हो। विसर्ग संधि विधायक सूत्रम अस्ति, नास्ति, सॉरी, कौन सा सूत्र, विसर्ग संधि का विधायक सूत्र नहीं है। देखो संधि, जब आप विसर्ग संधि पढ़ते हो तो पहला सूत्र पढ़ता हो विसर्जनीय से, विसर्ग का क्या होता है, से हो जाता है, बिल्कुल विसर्ग संधि का सूत्र है। आगे देखो, खरीचे, ये भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। वासरी, ये भी आपने पढ़ा होगा, परंतु जो ये अपवाद में, शायद आपको अपवाद में पढ़ाया गया होगा खरीचे और वासरी, परंतु जो अतारूर पलुता द पलूते, अतुदा अतारू पलुताद पलूते, ये जो होता है ये किसका होता है, ये प्लुत स्वर का होता है, तो फिर इसमें इसका कोई उपयोग नहीं होता, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और एक किताब में इसको ना विसर्जनीय यश्य विधायक सूत्रम नास्ति, इसको भी मान लिया गया, फिर उसको ये नहीं माना गया, तो इन दोनों में से कन्फ्यूजन था। और अब मेरे हिसाब से जो संधि, विषयक संधि का आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, क्या ऑप्शन ए होना चाहिए या ऑप्शन सी होना चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन होना चाहिए या तीसरा ऑप्शन चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। विद्याहीन इत्यत्र का विग्रह किम च स्नाम, विद्याहीन इत्यत्र के विग्रह, इसका विग्रह कौन सा है और इसका समास का नाम भी अब बताइए। बिल्कुल, विद्यामहीन द्वितीय तत्पुरुष, देखो विद्या से हीन में इसका कोई प्रयोग ही नहीं होगा। ये देखो, विद्याहीन तृतीय तत्पुरुष, बिल्कुल ये सही है। आपको जिन्होंने भी दूसरा ऑप्शन पर सोचा है वो बिल्कुल सही जा रहा है। आगे देखिए, पंचमी विभक्ति तत्पुरुष उदाहरणम अस्ति, पंचमी विभक्ति और तत्पुरुष का उदाहरण बताइए आप। बहुत सरल प्रश्न है, बिल्कुल, भीतरा अर्थानाम भय हेतु, मतलब जहाँ पर भी भय और
त्रय धातु का त्रि या त्रायते धातु का प्रयोग होता है वहाँ पर कौन सी पंचमी विभक्ति होती है। आगे देखो, कर्मधारय समास उदाहरण बताइए। उदाहरण नहीं है, कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण नहीं है। राज्य पुरुष, राजपुरुष, क्या यह नहीं है, या फिर कृष्ण सिर्फ यह नहीं है, या फिर सुपुरुष ये नहीं है, या फिर महाआत्मा ये नहीं है। बिल्कुल सही दोस्तों, जिन्होंने भी पहला ऑप्शन चुना। राज्य पुरुष, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष मतलब तत्पुरुष समास है। आगे देखो, सुपुरुष, जो सुंदर जो पुरुष है वो बिल्कुल कर्मधारी है, क्योंकि सुंदरता का बखान हो रहा है। कृष्ण सिर्फ, सिर्फ के साथ काला है तो ये भी इसके रंग रूप का है, विशेष विशेषण वाला कर्मधारी है। और महात्मा, महान है जो आत्मा, यहाँ पर भी विशेष विशेषण कर्मधारी समास है। आगे देखो, त्रयाणाम भुवनाम समाहारे इत्यस्मिन् विग्रह समासम भवति। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, हर कोई कर सकता है। त्रिभुवनम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन दोस्तों ने भी ये चुना है त्रिभुवनम वाला, बिल्कुल सही है उनका। एक मिनट, किधर चला गया ये। बिल्कुल, ये देखो शानदार प्रश्न है। एनाम विकार है इति सूत्र से उदाहरणम अस्ति। आपने पढ़ा होगा, तृतीया विभक्ति पढ़ी होगी तब। तो ये नांग विकार है, यानी कि जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। देखो, अक्षी काणम अश्य, आँख से काना है, ठीक है। कर्णयन बाधिर, कान से नहीं सुन सकता। लक्षणा काण है, अक्षणा काण है, मतलब इसका कान क्षतिग्रस्त है। शीर्षा खलवाट है, ठीक है। तो इसका आपको सही उदाहरण चुनना है। ठीक है, पहले देखो प्रश्न को, देखो क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो आपको नहीं वाला चुनना है। बिल्कुल, अगर आप में जन्मजात ऐसा कुछ है, या फिर बिल्कुल ही किसी चीज में है नहीं जन्मजात, तो आप उन पर इस चीज को प्रयोग नहीं कर सकते हो। कर्णन बाधिर, कान से नहीं सुन सकता है। अक्षणा काण, मतलब जो क्यों से क्या काना है। और शीर्षा खलवाट है। अब देखो, यहाँ देखो, अक्षी काणम अश्य, तो बिल्कुल इसमें ये नाम विकास सूत्र प्रयोग ही नहीं हो रहा, तो फिर ये इसका उदाहरण नहीं होगा। ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, हरिय रोचित भक्ति। देखो, इसमें आपको क्या प्रिय मान कौन है, मतलब किसको प्रिय लगता है, किसको प्रिय लगता है, हरि को प्रिय लगता है, बिल्कुल। तो हरि क्या है इसमें प्रिय मान है, ठीक है। आगे प्रश्न देखो, मनांसी इत्यत्र किम लिंगम, का विभक्ति किम वचनम। इसका आपको लिंग वचन और क्या बताना, विभक्ति बतानी। जल्दी से बता दीजिए आप, इसका जल्दी खत्म करते पूरे को। बिल्कुल, इसका क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय और बहुवचन है इसमें। तो बिल्कुल क्या है, नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय और बहुवचन इसका हो जाएगा, ठीक है। और किन दोस्तों का गलत निकला है वो भी कमेंट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितने सही किए। जिन दोस्तों का भी 20 से ज़्यादा है उनका बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। शुद्धि में वाक्य मस्ती, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, निरपय प्राणान, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे ना। हाँ, इसमें कौन सा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, निरपय प्रणानान, प्रणान अत्यजित, प्रणान प्रणाम नहीं होगा, प्रणान होगा, प्राणान, ठीक है। आगे देखो, कारकाणी भवती, कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। आगे देखो, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, कितनी शानदार पंक्ति है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, अत्र वाक्य चतुर्थी विभक्ति पदमस्ति। इसमें चतुर्थी विभक्ति का पद कौन सा है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, नम शुद्धि सुधा अलम वष्ट
तो इनमें कौन सी चतुर्थी विभक्ति होती है, तो नमय के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इसमें से मेरे को काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत होती है, फिर भी मैंने आज संस्कृत का एक वीडियो बनाया है आपके लिए। अगर आपको अच्छा लग गया तो कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आगे और मेहनत करके और वीडियो डालूँ आपके लिए और आपको इसमें हेल्प हो सके। दोस्तों अब इसकी स्पीड बढ़ाकर भी अच्छे से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, आपके लिए काम का होगा। और अब बहुत जल्द हम संस्कृत की रिवाइज क्लास भी लाएंगे, जिसमें हम बहुत फास्टली रिवाइज करेंगे। आधा घंटे की या 40 मिनट समथिंग क्लास होगी, जिसमें पूरी संस्कृत व्याकरण को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। अभी तक आपने चैनल